Today we will discuss physics, what is physics and what is the role of physics in our daily life and some important points of physics. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई फिजिक्स क्या है, इसका मतलब क्या है। तो बेटे फिजिक्स कहते हैं कि वर्ड निकला है फिजिकोस से, इसका मतलब होता है नेचर। टू स्टडी द नेचर, नेचर को स्टडी करना, ठीक है। क्योंकि इंसान शुरू से ही अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उसमें तहकीक है और उस तहकीक की बिना पर वो तख्लीक करता है। जैसे पहले इंसानों का नजरिया ये था कि दुनिया जो है वो फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है, हम चलते जाएंगे और दुनिया के आखिरी किनारे पे पहुंचेंगे और हम गिर जाएंगे। लेकिन बाद में कुछ दाना लोगों ने, कुछ अक्लमंद लोगों ने बताया कि नहीं, दुनिया सीधी नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि दुनिया जो है वो गोल है। अब इसका पता कैसे चला? जब हम समंदर पर किसी कश्ती को जाते हुए देखते हैं तो कश्ती जाते जाते हमारी नजरों से ओझल हो जाती है। अगर दुनिया फ्लैट होती तो वो कश्ती ओझल नहीं होती हमारी नजरों से। तो इससे पता चला कि दुनिया फ्लैट नहीं है, और भी बहुत सारे नजरिए। अब जो फिजिक्स है, टू स्टडी द नेचर, नेचर को स्टडी करना, सूरज का राइज होना, फिर सूरज का सेट होना, चांद का निकलना, रोशनी का हम तक पहुंचना, रात में अंधेरा हो जाना, इंसान का जमीन पर चलना, किसी भी चीज का टूटकर जमीन पर गिरना। जब फल है टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं, मैं ये मारकर ऊपर फेंकूं, ये नीचे आ जाता है, व्हाट इज दिस? जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो ये ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता? ठीक है जी। इसी तरीके से तो स्टडी द नेचर, तो इंसान ने सबसे पहले जो इंसान की तहकीक शुरू हुई वो हुई नेचर के हिसाब से, मूवमेंट के ऊपर। मूवमेंट के हिसाब से इसकी शुरू हुई कि हम जमीन पर चलते कैसे हैं, सूरज चांद मूव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंसान की मूवमेंट शुरू हुई। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको फिजिक्स की डेफिनेशन लिखता हूं और उसको हम समझते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस Physics is the branch of science which deals interaction between matter and energy. Physics is the branch of science which deals with the interaction between matter and energy. यानी फिजिक्स जो है वो शाख है साइंस की, जो कि हमें बताती है ताल्लुक के बारे में, जो कि हमें बताती है रिश्ते के बारे में, जो कि हमें बताती है कनेक्शन के बारे में। भाई किसका कनेक्शन? मैटर का और एनर्जी का। लेकिन सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं दैट व्हाट इज साइंस। ये साइंस क्या है? यहां पर हमारे पास साइंस, मैटर एंड एनर्जी, ये तीन अहम पॉइंट है जो हमें समझने हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को समझते हैं। भाई साइंस क्या है? देखिए, साइंस कहते हैं नॉलेज को, मालूमात। अब दुनिया में तो बहुत तरह की मालूमात है। हमारे पास दीनी मालूमात है, हमारे पास किसी कंट्री की मालूमात होती है, हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी की मालूमात होती है। तो ये साइंस किस मालूमात की बात कर रही है, किस नॉलेज की बात कर रही है? तो देखें, ये जो साइंस है हमारे पास, ये
किसी ऐसी वैसी नॉलेज की बात नहीं करी, बल्कि ये जो नॉलेज होती है साइंस की, ये कुछ प्रोसेस से होती हुई गुजरती है और फिर हम तक आती है। वो प्रोसेस क्या है? देखिए, इंसान जो है वो जब किसी भी चीज पर तहकीक कर रहा होता है, उसको किसी भी चीज के बारे में जानना होता है, तो सबसे पहले वो करता है, तो मैं साइंस की बात कर रहा हूं, तो साइंस किसे कहेंगे हम? साइंस की नॉलेज को किसको कहेंगे? कि वो इंसान सबसे पहले करता है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। जैसे मिसाल के तौर पर स्पाई होता है, जासूस होता है, किसी न किसी के ऊपर स्पाई लगाया भाई, जाके इसके जासूसी कर दी तुम्हें, तो वो जासूस या उसके बारे में पता करना। फिल्मों में भी आप देखते होंगे, तो क्या होता है कि वो जासूस जो है उसके घर के बाहर टैक्सी में चुपके बैठा रहता है, वो देखता है कि ये कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या खा रहा है, कौन से रेस्टोरेंट में जाता है, किससे मिलता है, क्यों मिलता है, किस वक्त जॉगिंग करने जाता है, उसकी आदत में क्या है, नेचर उसकी क्या है, महल्ले वालों से, पड़ोसियों, दोस्तों, उसका सलूक कैसा है। तो वो मुशाहिदा करता है उस वक्त, सिर्फ मुशाहिदा करता है। उस मुशाहिदे की बिना पर जब वो मुशाहिदा कर लेता है, जब मुशाहिदा कर लेता है, मुशाहिदा करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, तो वो करता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, एन इंटेलिजेंट गैस, एक बेहतरीन तुक्का। मिसाल के तौर पर वो जासूस देख रहा है कि वो किसी शख्स से मिला है और वो शख्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो मुशाहिदा करता है, हाइपोथेसिस करता है कि ये इस बिजनेसमैन से मिला है, इट मींस दिस बिजनेसमैन इज सपोर्टिंग हिम फाइनेंशियली, जरूर बिजनेसमैन को पैसा देता है और इस पैसे से ये गैर कानूनी काम करता है। वो एक हाइपोथेसिस करता है। फिर उस हाइपोथेसिस की बुनियाद पर वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो पता लगाते हैं हाँ भाई ये बिजनेसमैन कौन है और उसके जो है वो किरदार कैसा है। तो हकीकत में पता चलता है कि वो बिजनेसमैन एक वेपन डीलर है, वो इस शख्स को पैसा देता है, ये शख्स दूसरे मुल्क से वेपन्स खरीदता है। उनका हाइपोथेसिस जो है वो बेहतरीन तुक्का, एन इंटेलिजेंट गैस हो जाता है। अच्छा, हाइपोथेसिस में फिर एक्सपेरिमेंट भी शामिल होता है, तजुर्बा करके देखिए ना उन्होंने। तजुर्बा करने के बाद आती है भाई थ्योरी, ठीक है। अब वो रिपोर्ट बनाता है, आगे बॉस को भेजनी कि सर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया और यूं किया, वो फलाने बिजनेसमैन से मिला, वो बिजनेसमैन उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और वो दूसरे मुल्क से वेपन खरीद के हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहा है। राइट, रिटर्न में थ्योरी बना देता है, पूरी एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिपोर्ट जाती है आगे मिसाल को सीएम के पास, तो वो सीएम बोलता है कि भाई हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, वो डन हो जाती है, बात ठप्पा लग जाता है, सीएम के सिग्नेचर आ गई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मंजर आम पर लेकर आ जाएगी ये खबर। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर सब कुछ बताया होता है। तो इसी तरीके से जब साइंटिस्ट वर्क करते हैं तो दिस इज द प्रोसेस टू वर्क, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बगैर साइंस की कोई भी बात आगे नहीं जा सकती। एक चींटी है, उसको भी पहले साइंटिस्ट देखते हैं, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पर, पहले वो शेर वगैरह को रात में कैमरे लगाकर देख रहे होते हैं कि ये क्या करता है, कहां जाता है, उसकी लॉयन की जिंदगी के बारे में पहले मुशाहिदा करते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखने के बाद फिर उसको वो थ्योरी के अंदर लिखते हैं, देन वो फाइनली लॉ बन जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉलेज, इस प्रोसेस को कहते हैं साइंस। ऐसे ही नहीं बस किसी भी साइंसदान ने कुछ भी बोल दिया तो डन हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बात मुशाहिदात से गुजर कर देन थ्योरी बनती है, देन वो साइंटिफिक लॉ बनकर फिर हम तक पहुंचता है। इस नॉलेज को कहते हैं साइंस। उसके बाद आ जाती है बात मैटर की। भाई ये मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? हमें पता चल गया भाई साइंस है, साइंस की ये प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस से एक बात जाके निकलती है, उसे हम साइंस कहते हैं। फिर वही आती है बात मैटर की। तो आपको पता है हमारे पास 3 किस्म के मैटर होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हमारे पास सॉलिड, ठोस, लिक्विड, माया एंड गैस होती है। एंड वी हैव आल्सो द 4th स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। क्लियर? बट वो हमारे सिलेबस में नहीं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये है हमारे पास मैटर। अब इस मैटर और एनर्जी के ताल्लुक का नाम क्या है? फिजिक्स। अब हम इस मैटर को
और एनर्जी, जो हमारे पास एनर्जी है। अब एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी किसे कहते हैं, कुव्वत, तवानाई। एनर्जी मींस तवानाई, ठीक है। तो अब हमारे पास तवानाई जो है वो, अगर मैं आपसे एनर्जी की बात करूं कि भाई मुझे बताएं जरा हमारे पास एनर्जी जो तवानाई है वो देखिए हमारे पास जो है वो सोलर एनर्जी है, हमारे पास क्या है विंड एनर्जी है, देखिए, और हमारे पास क्या है लाइट एनर्जी है, हमारे पास साउंड एनर्जी है, हमारे पास हीट एनर्जी है, स्टीम एनर्जी है, वो हीट एनर्जी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इसके ताल्लुक को कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स टोटली नेचर को डिपेंड, नेचर को स्टडी करने को। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई, क्लियर? अच्छा, देखिए ये तो हो गई फिजिक्स की डेफिनेशन। अब ये जो फिजिक्स है जिसका ताल्लुक मैटर और एनर्जी से, इन दोनों के ताल्लुक के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। ये जो पूरी फिजिक्स की जो छत है भाई, ये इसकी जो पिलर्स हैं वो है इसकी फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसमें कुछ फंडामेंटल्स है और कुछ ड्राइव्ड है, कुछ स्केलर है और कुछ क्या है वेक्टर है। अब ये फंडामेंटल क्या चीज है, ये जो पिलर्स है, पिलर्स के बारे में पढ़े जिसके ऊपर फिजिक्स खड़ी है, ठीक है। तो भाई वो फंडामेंटल क्या होते हैं, ड्राइव क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, फिर स्केलर और वेक्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हमारे पास जो सबसे पहली बात आती है वो आती है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक, बुनियादी, ठीक। देखिए हमारे पास कुछ बुनियादी क्वांटिटीज है, जैसे मिसाल के तौर पर टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्या है फंडामेंटल, जैसे हमारे पास टाइम, ठीक है, उसके बाद क्या है लेंथ, उसके बाद क्या है करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, टाइम, मास, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हमारे पास फंडामेंटल बुनियादी, जो किसी से मिलकर नहीं बनी, जो खुद अपने में एक, खुद आपने में आप है, बस जो किसी से मिलकर नहीं बने, जो फंडामेंटल बुनियादी। जैसे अल्लाह ताला ने हमें फंडामेंटल, एक होते हैं प्राइमरी कलर्स और एक होते हैं सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या है हमारे पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हमें अल्लाह नेचर ने दिए। आज इंसान ने इन कलर्स को मिलाकर 36,000 से भी ज्यादा कलर्स बना लिए, ठीक है। पहले हमने रेड को ग्रीन में बनाया, एक नया कलर बन गया, उस नए कलर को येलो में बनाया, एक नया कलर बन गया। इस तरह कलर बनाते बनाते आज इंसान ने कितने शेड्स बना लिए, ठीक है, हजारों के हिसाब से शेड्स मौजूद है मार्केट में। तो ये कैसे बने, हमें जो है वो प्राइमरी कलर्स मिले, हमने उनको मिला के एक्सपेरिमेंट्स कर करके मुख्तलिफ कलर्स बनाए। तो इसी तरीके से ये हमारे पास फंडामेंटल बुनियादी हैं क्वांटिटीज 7, ठीक है। अब हमारे पास आपको पता है हर चीज का एक यूनिट होता है कि उसको हम मेजर किसमें करते हैं। अब आप केले लेने जाते हैं भी बनाना, भाई 1 दर्जन बनाना दे दें। दूध हम लेने जाते हैं लीटर के अंदर, सोना लेने जाते हैं हम तोला में, प्लॉट खरीदते हैं स्क्वायर किलोमीटर कितने, ठीक है, स्क्वायर मीटर या जो भी है उसमें, कराची में जो है
वो गज के हिसाब 60 गज का प्लाट में, ठीक है। इसी तरीके से आप चीनी लेने जाते हैं, भाई 1 किलो चीनी दे दो, आप ये नहीं बोल सकते 1 लीटर चीनी दे दो, है ना। हम अंडे लेने जाते हैं, दर्जन में लेने जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, उससे हम मेजर करते हैं चीज को कि वो कितनी है। क्लियर। अब हमारे पास जो फंडामेंटल, ये जो फंडामेंटल आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज नजर आ रही हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो भी फंडामेंटल यूनिट्स है, मतलब बुनियादी यूनिट्स है। जैसे टाइम है, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, करंट को हम एम्पेयर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन एंड मास हम केजी में। ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक बुनियादी और फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि ये बुनियादी हमारे पास क्वांटिटीज है जो कि किसी से मिलकर नहीं बनी, और ये हमारे पास बुनियादी यूनिट्स हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी। क्लियर। अच्छा जी, देखिए टाइम है, टाइम को हम सेकंड हमारा जो है वो हमें एक, आपको पता है एक सिस्टम इंटरनेशनल है, एसआई सिस्टम। देखिए पहले क्या होता था, हर मुल्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह से यूनिट्स को मेजर किया जाता था। जैसे भाई मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कपड़ा मीटर के हिसाब से मिल रहा है, अमेरिका में गज के हिसाब से मिल रहा है, इटली में फुट के हिसाब से मिल रहा है। हर मुल्क का अपना अपना यूनिट्स होता थे, पूरी दुनिया में एक सा यूनिट नहीं थे। आपने देखा होगा आज भी हमारे कई जगह पर जो दूध वगैरह है वो किलो के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से नहीं मिलता। हालांकि दुनिया के अंदर जो राइज है वो है लीटर। आप दूध, पेट्रोल, शहद, शैम्पू, तमाम चीजें जो लिक्विड मिलेंगी वो आपको लीटर में मिलती है। क्लियर। फिर दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि इस चीज को हैंडल करते हैं, वो कि मुल्क फ्रांस जो है उसका शहर है पेरिस। पेरिस के अंदर एक ब्यूरो है, उस ब्यूरो में सब साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने ये तय किया कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही निजाम होना चाहिए ताकि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। समझ आई मेरी बात? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी हो, दुनिया एक ही निजाम के ऊपर आ जाए। तो उन्होंने एक निजाम मुतारिफ करवाया, उसे कहते हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। अब पूरी दुनिया में दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, मास को जो है केजी में कंसीडर किया जाता है। आप अमेरिका चले जाए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, कहीं पर भी चले जाए, करंट जो है वो एम्पेयर में ही नापा जाएगा, लेंथ हमेशा मीटर में ही नापी जाएगी ताकि दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। क्लियर। ये तो फिर बात की बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ मास कहां से आए ये वो, तो खैर हम बात कर रहे थे बुनियादी। तो देखिए टाइम जो है वो हम मिनट में भी मेजर करते हैं, टाइम हम आवर्स में भी मेजर करते हैं, लेंथ हम मीटर में भी, किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, है ना, मिलीमीटर में भी, नैनोमीटर में भी, माइल्स में भी, माइक्रोमीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन ये क्या है, ये एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल को मद्देनजर रखते हुए हमें इसको इसमें मेजर करना होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं हम कि भाई ये हमारे पास बुनियादी है, तो भाई भी ड्राइव क्या है? तो ड्राइव का मतलब क्या होता है? जो सही स्पेलिंग लिखी मैंने, ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो हमारे पास फोर्स है, force is the product of mass into acceleration from the second law of Newton। मैं भी फोर्स नहीं समझा रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो हमारे पास फोर्स है वो बेटा हमें मिलता है मास और एक्सेलरेशन के मिलाप से, प्रोडक्ट से मिलता है। फोर्स इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स दो चीजों से मिलकर बन रहा है ना।
लेकिन टाइम किसी से मिलकर नहीं बनता, करंट किसी से मिलकर नहीं बनता, लेकिन फोर्स दो चीजों के मिलाप से वजूद के अंदर आ रहा है, मास और एक्सेलरेशन। अभी मैं ये नहीं समझा रहा आपको कि मास क्या एक्सेलरेशन क्या, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि फोर्स जो है वो हमें किसी दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब लाजमी सी बात है इसका यूनिट भी ड्राइव होगा। अब देखो यूनिट किस तरह से ड्राइव होते हैं। अब जैसे फोर्स है, अभी हमने सीखा जो मास है वो किस में मेजर होगा, मैंने मास का यूनिट लगा दिया केजी, ठीक। अब एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो जरूरी नहीं है कि आपके पास जिन प्रोडक्ट से वो चीज मिलकर बन रही है वो दोनों के दोनों फंडामेंटल। अब देखो यहां पर मास फंडामेंटल बेसिक है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्राइव है। तो एक फंडामेंटल और एक ड्राइव दोनों मिलकर एक नए उसको वजूद दे रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया प्राइमरी कलर हमारे पास क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, मिसाल के तौर पर। अब आपने ग्रीन ले लिया, आपने ब्लू और रेड के मिलाप से जो कलर बनाया उसमें रेड डाल दिया। अब रेड जो था वो प्राइमरी था और जो दूसरे थे वो सेकेंडरी थे, मिसाल के वो किसी और से मिलकर बने थे, उनको मिला दिया। तो इसी तरीके से यहां पर मास जो है वो फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के तब्दील होने का नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो फोर्स का यूनिट क्या बन गया हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है। तो क्या हुआ कि दिस इज अ वेरी बिग टू रीड और टू अंडरस्टैंड। तो साइंटिस्ट ने इसको छोटा कर इस पूरे को एक नाम दे दिया और वो नाम दे दिया न्यूटन का। आप इसको न्यूटन भी कह सकते हैं और आप इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं। क्लियर? तो देखिए ये ड्राइव करके हम फोर्स का यूनिट हमने पूरा हल करके मैथमेटिकली हल किया है, लेकिन टाइम का नहीं किया, लेंथ का नहीं किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का नहीं किया, करंट का नहीं किया। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स एंड ड्राइव क्वांटिटी फोर्स एंड ड्राइव यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, फिजिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक मिसाल के तौर पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं रेस्ट, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोशन, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिस्टेंस, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई व्हाट इज रेस्ट। फिजिक्स में ये रेस्ट क्या चीज है, रेस्ट किसे कहते हैं? देखिए इसकी डेफिनेशन होती है अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, एक बॉडी अपनी जगह को तब्दील ना करे विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग के एतबार से उसे कहते हैं रेस्ट। और इसके बरक्स जो मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding is called motion. The body is in motion. जैसे मिसाल के तौर पर देखें एक शख्स खड़ा है प्लेटफॉर्म पर और सामने से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन में 200 लोग बैठे हैं। अब जो हमारा फ्रेम है रिस्पेक्ट द सराउंडिंग, जो हमारा फ्रेम ऑफ सराउंडिंग है वो क्या है, प्लेटफॉर्म, वो शख्स, ट्रेन और वो 200 लोग। अगर उस फ्रेम के एतबार से देखें तो वो जो ट्रेन है जिसमें 200 लोग बैठे हैं वो मोशन में है और वो शख्स जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो किसमें है, रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा, ट्रेन अपनी जगह को तब्दील कर रही है। ये था फ्रेम। ठीक है, तो इस फ्रेम के अंदर वो जो शख्स प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो रेस्ट में है, जो 200 लोग ट्रेन में है वो मोशन में। लेकिन यहां पर फ्रेम को तब्दील कर देते, वो शख्स चला जाता है ट्रेन के डब्बे में, अब फ्रेम चेंज हो गया।
फ्रेम चेंज हो गया, सारी डेफिनेशन चेंज हो गई। क्या कि अब वो जो 200 लोग थोड़ी देर पहले मोशन में थे, अब ट्रेन के डब्बे के एतबार से जो लोग चल फिर रहे हैं वो मोशन में और जो बैठे में वो रेस्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब्दील होगा, बात तब्दील हो जाएगी। क्लियर? ट्रेन से वो बाहर आ जाता है तो वो 200 लोग मोशन में, वो खुद रेस्ट में, है ना। तो यहां पर हमें सराउंडिंग का बहुत ख्याल रखना है। A body does not change its position with respect to the surrounding is called the body is in rest. A body changes its position with respect to the surrounding is called motion. इस बात का हमें ख्याल रखना है। ये बात आपको समझ में आई कि हमें फ्रेम चेंज होगा, हमारी बात तब्दील हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर। ये डिस्टेंस क्या है फिजिक्स में और ये स्पीड क्या है? देखें, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो किसी स्टूडेंट से कहूं भागो। अब वो जो स्टूडेंट है उसको नहीं पता कि मुझे सर ने क्या डायरेक्शन दी है, कहां भागना है। अब ये इधर उधर क्लासों में यहां वहां भागे, ठीक है। He does not or she does not know the direction, does not know the destination. उनको अपनी मंजिल का नहीं पता, उनको अपने डेस्टिनेशन का नहीं पता, और वो फासला तय कर रहे हैं, कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में, कभी छत पर। ये जो फासला तय किया है जिसमें आपके पास सिमत नहीं थी, जिसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है, तो वो फासला आप तय करके आ गए। मिसाल के तौर पर वो फासला बना 100 मीटर बन गया। वो फासला कितना बन गया? 100 मीटर बन गया। आपने बोला सर मैं तो 100 मीटर का फासला तय करके आ गया, इधर उधर भाग के तकरीबन 100 मीटर मैंने तय कर लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे जाना कहां है। तो ये जो 100 मीटर है ये तो हो गया भाई आपका मैग्नीट्यूड, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। तो ये जो फासला आपने तय किया है ये फासला कहलाता है डिस्टेंस, जिसमें आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। और इस फासले को तय करने के लिए आपने इस्तेमाल किया भाई रफ्तार का। तो ये रफ्तार जो है जो आपने इस्तेमाल करी थी इस फासले को तय करने के लिए, जिसमें आपको कोई सिमत नहीं दी गई थी, ये फासला कहलाता है डिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब मिसाल के तौर पर मैंने स्टूडेंट से कहा कि ऑफिस की तरफ भागो, मैंने इनको डायरेक्शन बता दी, या मैंने बोला ईस्ट की तरफ भागो, वेस्ट की तरफ भागो, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, मैंने इनको डायरेक्शन बता दी, ठीक है। या मैंने बोला अपने घर की तरफ भागो। अब उस बच्चे को पता उसका घर कहां है, उस बच्चे को पता ऑफिस कहां है, उस बच्चे को पता नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहां है, डायरेक्शन का मैंने उनको उस बच्चे को मैंने डायरेक्शन बता दी। अब मिसाल के तौर पर उसने 150 मीटर का फासला तय किया। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और मैंने उसको डायरेक्शन भी दे दी, सिमत बता दी ना मैंने, सिमत में भागो। अब उसके पास मंजिल है, वो जाकर मैंने उससे बोला अपने घर की तरफ भागो, अपने घर पे जाकर रुक जाएगा। फिर उधर से कोई बोला सर ने यही का कहा, यही मेरी मंजिल है, यही मेरा मकाम है ना। तो मैंने उसको डेस्टिनेशन का बता दिया था, मंजिल का। अब उसने जो फासला तय किया वो बेटा डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उस फासले में उसको डायरेक्शन मिली हुई थी, उसको सिमत मिली हुई थी, और इस डिस्प्लेसमेंट को तय करने के लिए उसने जिस रफ्तार का इस्तेमाल किया उसे कहेंगे वेलोसिटी। उसको स्पीड नहीं, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं, उसको सिमत का पता था, जो रफ्तार उसने इस्तेमाल करी वो रफ्तार कहलाएगी वेलोसिटी। क्लियर? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सीलरेशन। What is acceleration?
अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कोई बता सकता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखें, जब आपको सिम्स का पता है, आप हैदराबाद जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर आप जा रहे हो, ठीक है, अब आपकी रफ्तार है 80, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं 80 योर स्पीड। अब आपने बोला कि मैं अपनी रफ्तार को तब्दील करना चाहता हूं, 80 से मैं 85 करना चाहता हूं। आपने एक्सीलरेटर दोगे और आपकी रफ्तार में तब्दीली आएगी। जैसे आप तब्दीली का सोचते हो, तब्दीली करने की करते हो, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन कोई हवा नहीं है, इससे नहीं बोलते वेलोसिटी। अब ये जो आपने 80 से 81, 82, 83, 84, 85 की रफ्तार को जो बढ़ाया है, आपने रफ्तार को जो तब्दील किया है, इस तब्दीली का नाम है वेलोसिटी, ठीक है। इस तब्दीली का नाम क्या है? वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब आपने वेलोसिटी को तब्दील किया तो इस तब्दीली का नाम है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपने 81 थी, 82, फिर आगे और भी जितनी भी बढ़ाते जाइए, आपकी मर्जी है कि आप उसको बढ़ा रहे हैं, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। अब ये जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, ये आपका कहलाता है एक्सेलरेशन, क्योंकि आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। उसके बाद जरूरी तो नहीं है कि एक्सेलरेशन बढ़े ही, घट भी तो सकती है। आपकी स्पीड 60 थी, 59 हो गई, 55 हो गई, 50 हो गई, नीचे की तरफ भी तो जा सकती है, तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन, या उसको इस तरह से नेगेटिव ऐसे ए के से भी जाहिर किया जाता है, ठीक है। तो उसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चंद पॉइंट्स जो थे, ये जो है वो रिमेंबर करने के हैं, ठीक, ताकि हम अपनी फिजिक्स को बेहतर बना सके। ये बात आपको समझ में आई? अब जहां मैंने देखो बात करी आपसे वेलोसिटी, तो देखिए मिसाल के तौर पर आपने सुबह कहीं जाना है, आपने मोटरसाइकिल या कार स्टार्ट करी, आपका लाजमी सी बात है एक शुरुआती स्पीड होगी जो आपने, मिसाल के तौर पर 0 थी आपकी, और जब आप अपनी मंजिल तक गए तो वो मिसाल के तौर पर हो गई 100, 0 to 100। तो हमने वेलोसिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, एक हम कहते हैं vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और एक कहते हैं vf फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरुआती वेलोसिटी, और फाइनल का मतलब इख्तितामी वेलोसिटी, ठीक है। तो अब वेलोसिटी वर्ड हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास डायरेक्शन ना हो, तो हम स्पीड इस्तेमाल करते हैं, वहां पर स्पीड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहां से एक जुड़ी हुई बात मैं आपको बता दूं कि स्केलर आप तकरीबन समझ गए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अभी जैसे मैंने आपसे बात करी कि भाई स्पीड, मैंने आपसे बोला भागो, लेकिन मैंने आपको नहीं बताई सिम, जो आपने फासला तय किया वो कहलाएगा डिस्टेंस, जिसमें आपके पास कोई सिमत नहीं थी, और उस फासले को तय करने के लिए जो आपने रफ्तार इस्तेमाल करी उसे कहते हैं स्पीड। तो इनके पास मैग्नीट्यूड, ऐसे समझ लीजिए इनका वजूद तो है लेकिन इनके पास सिमत नहीं है। तो हमारे पास ये एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो आपके पास ये जो आपकी स्पीड थी, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये तो सब का सब क्या हो गया? स्केलर हो गया। यानी फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक स्केलर जो कि डायरेक्शन नहीं रखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, और एक वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड भी रखते हैं और डायरेक्शन भी रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमने यहां पर पढ़ा वेलोसिटी, ठीक है, हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन। क्लियर हो रही बात? ये फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है और ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और ये ग्राउंड को हिट करती है। देखें,
जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, अगर मैं इस मार्कर को फेंकूं तो ये मार्कर को मुझे कुव्वत नहीं लगानी पड़ी, मैंने उसको ऐसे फेंका और ये मार्कर जो है वो नीचे आ गया, ये मार्कर नीचे आ गया, मुझे कोई कुव्वत नहीं लगानी पड़ी। तो यहां पर हमें कुछ चीजें मद्देनजर रखनी है ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे लिए आसानी होगी। पहली बात क्या है कि कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसकी शुरुआती रफ्तार इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। लेकिन लाजमी सी बात है जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब ग्राउंड से टकराएगी तो इसकी जो vf होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, मतलब कुछ ना कुछ होगी, 0 नहीं होगी। देखो कुदरत का कानून है, कुछ नेचर, मिसाल अगर आप चाय गरम गरम लेकर आते हो और रख देते हो, कुछ देर के बाद ठंडी हो जाती है, क्योंकि हमारी नेचर में हॉट टू कोल्ड सफर करता है टेम्परेचर, ठीक है। हम स्त्री को जबरदस्ती गर्म करते हैं, स्त्री ठंडी होती है, नेचर उसको ठंडा करता है, हम गर्म करते हैं, ये नेचर है। इसी तरीके से जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, नेचर है। तो यहां पर जो है वो नेचर के मुखालिफ काम नहीं हो रहा, बल्कि उसके फेवर में काम हो रहा है। एक चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और नेचर भी यही कहती है हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0, इट विल बी समथिंग। अब जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तो G फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये जो है फेवर में, नेचर के फेवर में काम हो, इस बात को आपने ध्यान रखना। उसके बाद मिसाल के तौर पर आप लगाइए एक बॉल है, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखिए दुनिया में हम नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपोजिट। तो देखिए नेचर के जब हम खिलाफ काम करेंगे, अब ये मैं मार्कर फेंक रहा हूं तो मुझे कुव्वत लगानी पड़ रही है, ऐसा नहीं होता कि मैं इस मार्कर को बोलूं ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, जाएगा ऊपर, कभी नहीं जाएगा। तो मुझे किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलना है तो आई नीड द फोर्स, बिकॉज आई एम वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द नेचर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी शुरुआती रफ्तार कुछ ना कुछ होगी, चाहे 0 1 कुछ भी हो, लेकिन होगी। लेकिन आपको पता है कोई भी बॉडी जब ऊपर जाती है तो वो एक बहुत ही माइनर लम्हे के लिए रुकती जरूर है, ऐसे जाती है स्टॉप फिर नीचे की तरफ। अक्सर आपने कार्टून में देखे होंगे, कार्टून में पहाड़ से आगे चले जाता, फिर इधर उधर देखता, नीचे देखता, फिर जाता, वो समझ रहे वही लम्हा जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हमारे यहाँ। तो जब जैसे ही ऊपर जाता है तो इसकी वीएफ जो होती है फाइनल डायरेक्टली क्या हो जाती है, और ये नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए जी क्या होगा, नेगेटिव हो, बिकॉज इट इज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर?